अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ प्रोफेसर शिराज और आज हम डायलॉग विद डॉक्टर शिराज के साथ एक डेंटिस्ट्री के एपिसोड के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। जी जनाब। Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Mariam Fatma, prosthodontic resident, Dow Oja campus. Assalamualaikum. My name is Dr. Monesh. I am maxillofacial resident from JPMC Karachi. Assalamu alaikum. My name is Dr. Maaz Anis. I am a resident of prosthodontics at Dow Institute of Health Sciences. तो आज हमारे साथ जो हैं कुछ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डेंटिस्ट्री के, जो कि हमें कॉमन मिथ जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारी अवाम नास में रन करती हैं, उनके मुतालिक बताएंगी, ताकि हम उनका बेहतर जवाब ढूंढ सकें और फिर उन मामलात को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। तो मैं ये सवालात शुरू करता हूँ और फिर हम उसके बाद अपनी ऑडियंस की तरफ भी जाएंगे और उनसे भी सवालात पूछेंगे ताकि उनके जहन में कोई ऐसी सवाल है उसको हम क्लियर कर सकें। तो एक तो हम देखते हैं डेंटिस्ट्री में लोग बहुत सारे आते हैं और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हम डेंटिस्ट्री में फेस करते हैं वो ये कहते हैं कि दांत निकालने से आँख कमज़ोर हो जाती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। जी, वो एक पेशेंट थी, उसके दांत की हालत बहुत बुरी थी और निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। मगर पेशेंट ने कहा, मैं खुद चाहती हूँ कि निकालूँ, पर क्या करूँ, मेरी आँखें कमज़ोर हो जाएगी। आई वाज़ रियली शॉक्ड, पर मैंने उसको काउंसल किया, समझाया कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा। दांत आपका जो है उसके 2 हिस्से हैं, एक जो आप देख रहे हैं ज़ाहिर, और वो दूसरा पार्ट एम्बेडेड है बोन के अंदर, और वो एक सेपरेट एंटिटी है। हम एक दांत को निकालेंगे, उससे आपका अगला दांत भी ख़राब नहीं होगा और आपके दिमाग और याददाश्त और नज़र को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर जाके काउंसलिंग के बाद जो है ना, पेशेंट समझ गई और फिर उसने एक्सट्रैक्शन करवाई। सो दिस इज़ टोटली मिथ। तो तो उनके जहन में ये होता है कि चूंकि ये दांत हमारे दिमाग से करीब है और आँख से करीब है काफ़ी, तो उसकी जो नर्व है, नस जो है वो और आँख की नस एक ही है, और वो अगर हम करेंगे तो वो उसकी नस डैमेज हो जाएगी और डैमेज नस जो है जी, और बिल्कुल। दांत आँख का वजन भी खराब कर दी। इसके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है जी, बेसिकली। लेमन ऐसे बोलते हैं कि जो है ना, दांत की तार जुड़ी हुई हैं, दांत नसें की तारें जुड़ी हुई हैं तारें जुड़ी हुई आँख के हैं साथ और दिमाग के साथ। दिमाग के साथ। तो इसलिए जी, अगर हम बिल्कुल। इसकी नस को खींच लेंगे तो तो वो नस भी भी खिंच जाएगी और मैं देख नहीं पाऊँगा अच्छा, सही मैं से। होता है कि जब मुझसे बात करते हैं तो मैं कहता हूँ फिर इस सूरत में तो तमाम बच्चे जिनके दांत नहीं होते हैं हाँ। और तमाम बुजुर्ग जिनके दांत हैं, उन दोनों का अंधा होना चाहिए था। सीधी सी बात है, इसलिए अगर दांत निकालते चले जाएंगे और आंख कमजोर होती चली जाएगी। सर, इनका मुझे लगता है एक और भी कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड एज पेशेंट के अक्सर दांत कमज़ोर हो जाते हैं और वो निकलवा लेते हैं। ओल्ड एज का एक और भी तो है कि उनकी आईसाइट नेचुरली वीक होती है, तो उन दोनों को उन्होंने कनेक्ट कर लिया, रिलेट कर लिया उनको। रिलेट कर लिया कि ये इस वजह से होता होगा। ठीक हो गया। तो ये तो फिर साबित हो गया कि किसी भी सूरत में, क्योंकि एक आंख जो है वो आईबॉल की तरह है और उसकी जो नर्व है, हम जब भी किसी आंख की डॉक्टर के पास जाएं तो देखते हैं वहाँ पे एक बॉल बनी होती है, उसके पीछे से एक डंडी सी जा रही होती है जो बेसिकली उसकी नर्व कहलाती है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। वो आंख को सप्लाई करती है और दांतों के लिए एक अलग नर्व होती है जो दांतों को सप्लाई करती है। तो दोनों का कनेक्शन आपस में कुछ नहीं होता है और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और तमाम अवाम नास से गुजारिश है कि इस जहन से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दें कि आँख कमज़ोर हो जाएगी दांत निकालने से। ऐसा इसका कोई साइंटिफिकली रिलेशनशिप नहीं बनता है। एक वो हो सकती है कि एज के साथ आपकी आँख कमज़ोर थी और दांत निकाला तो वो हो गई। अच्छा, उसमें दूसरा जो डेंटिस्ट्री में बहुत कॉमन लोगों को डर होता है कि भाई डेंटिस्ट्री बड़ी पेनफुल है, तो आप इस वाले मामले में क्या जवाब देंगे? उनको पहले थोड़ा बहुत ये कि पास हिस्ट्री बताते डेंटल की कि उससे आज से पहले और ज़्यादा मुश्किल होती थी डेंटिस्ट्री, क्योंकि लोग उनको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं कि लोग जो है वो हाथ पकड़ के पैर पकड़ के दांत निकाल लेते, लोगों के ज़बरदस्ती दांत निकलवा रहे होते थे। अब डेंटिस्ट्री काफ़ी एडवांस हो गई है, अब लोकल एनेस्थीसिया आ गए हैं और ये नीडल्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं। पहले जो है वो काफ़ी बड़े-बड़े इंजेक्शन लोग घबराए थे, गधे-घोड़े के इंजेक्शन हमें लगाए जा रहे हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता था लोगों के दिमाग में ना, तो काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है और दवाएँ आ गई हैं। इंजेक्शन आ आप गए पहले हैं। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा घबरा रहा है या उसको वहम है कि जब मैं दाँत निकलेंगे तो मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी, तो उनको एक कोर्स करवा देते हैं एंटीबायोटिक का कि थोड़ा बहुत पेन का कम हो जाए, इन्फेक्शन कम हो जाए, फिर आके वो दाँत निकलवाएँ। तो इस तरह से काउंसल करके उनको समझाते हैं कि डेंटिस्ट्री अब बहुत बेहतर हो गई है। और भी रास्ते आ गए, और मतलब सेडेट भी कर देते सेडेट, हैं, ओटी में बेहोश करके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वहाँ पे भी काम बस आता वो, है। लेकिन ये क्या होता है कि उनको जब थोड़ा खर्चा बताते हैं तो फिर इसी पे आ जाते हैं कि आप एल ही कर लें। तो इसमें तो इस चीज़ का मतलब कंसाइज आंसर ये हुआ कि आज की डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्रोसीजर में पेन होता होगा। पोस्ट प्रोसीजर कोई पेशेंट अगर अपना ख्याल न रखे जख्म का या किसी चीज़ का, उसमें कोई रुक जाए तो उठ जाए, प्रोसीजर में होने के चांसेस ना होने के बराबर पेशेंट को हम काउंसल करते हैं, देखें पेनलेस काम हो सकता है, पेन फ्री थोड़ा बहुत
हो जाता है हाँ। मुश्किल ना थोड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं एक स्टेप में हल्का-फुल्का पेन उठता है, तो इतना सो तो थोड़ा व्हिच पेशेंट इज़ को नॉट कंसीडर्ड एज़ अ पेन, बल्कि वो हुँ, डिस्कम्फर्ट की जी, हेडिंग में ले लें। बिल्कुल, और ज़ाहिर है हर पेशेंट का अपना एक टॉलरेंस लेवल भी होता है। एक बिल्कुल। बहुत ही नाज़ुक मिजाज बंदे को हुँ, जो है ना एक छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लग ठीक सकती है। है। तो एक तो पेशेंट फैक्टर भी है और फिर आजकल एडवांसमेंट भी बहुत सारी हुँ, हो चुकी है। तो बेसिकली तो आज बड़ी सेफ है डेंटिस्ट्री। और मुझे इसमें भी कुछ ऐड करना है और आजकल ये होता है जब हमें जैसे इंजेक्शन का पेन होता है, आजकल तो हम टॉपिकल लगा देते हैं, वो भी वो पेशेंट भी को नहीं नहीं होता है। होता, तो प्रिकिंग मीन्स पेन जिसे आपको कहते प्रिकिंग हैं, पेन भी नहीं चुभने का हो पेन भी सकता नहीं होता है। एटलीस्ट, तो इस चीज़ की भी अभी कोई भी ऐसी मिथ के या कोई भी ऐसे खौफ रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चूँकि पाकिस्तान में मेरा आपसे ही सवाल रहेगा ये कि प्रेगनेंसी रेट और बर्थ रेट हाई है और बहुत ही कॉमन हमारे पास फिनोमेना आता है कि फीमेल्स आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रॉब्लम लेके, और उनके ज़हन में यही होता है कि ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। तो इसके मुतालिक क्या राय है और क्या आज की डेट में गाइडलाइंस हैं इसमें? जी, ये इस पे तो बेसिकली मुझे लग रहा है हर प्रोफ़ेशन वाइज़ जो भी मेडिकल से रिलेटेड है और नॉन मेडिकल उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टोटल पीरियड आपके 9 मंथ का होता है। तो आप लेट्स सपोज़ अगर किसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मंथ किसी में कोई भी पेन हो रहा है, तो आपके पास 2 चीज़ें कॉमन हैं। आइदर या तो आप एक सिंगल विज़िट में उनका पेन रिलीफ़ करें या तो उसको पूरा लंबा प्रोसीजर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तो इससे सारी सिस्टम उनकी फिज़ियोलॉजी, पेन साइकिल और हार्मोन्स लेवल सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो इसलिए उसमें ये किया जाता है आपके इमरजेंसी प्रोसीजर यू कैन परफ़ॉर्म इन एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ये है उसमें भी सेफ पीरियड है आपका, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है आपका सेफ है और ऐसे आपकी कुछ दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक हैं और पेन किलर है, जो कौन से आपके ट्राइमेस्टर में सेफ हैं, कौन से में नहीं है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मेरा प्रोफ़ेशंस जो है मैं मैक्सिलोफेशियल रेज़िडेंट हूँ, तो हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बहुत ज़्यादा आता है और वो इस तरह से एग्रेसिव होता है स्वेलिंग, आपके जो 2 दाँत हैं एंटीरियर उनके बीच में वो स्वेलिंग होती है, वो एक्सपेंसाइल लियन होता है। तो इवन कभी-कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, मैंने काफ़ी चीज़ें ये देखी है या मेबी जहाँ पे प्रैक्टिस मेल प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पे वो उनको कहते हैं नहीं आप पूरा 9 मंथ्स वेट करें। तो इस तरह से होता है, इवन अगर आपका रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो गया तो पेशेंट इवन लीड्स टू डेथ। तो इस चीज़ से ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि आप सारी इमरजेंसी आप एनी स्टेज परफ़ॉर्म कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल है, बाकी जो आपके इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं वो डेफ़र या हो सकता है। एस्थेटिक होते हैं, वो आप उनको कह दें आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो आप आ जाएँ, अदरवाइज़ एनी इमरजेंसी प्रोसीजर आप किसी भी टाइम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने जो मेडिकल कोलीग हैं ना, उनको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा, ख़ास तौर से जो गायनी की सब्जेक्ट के लोग हैं, कि वो बेहतर है कि अपनी जो फीमेल हैं, जब वो आती हैं या वो प्लानिंग कर रही होती है फॉर द प्रेगनेंसी, उनको बोलें बिफोर प्रेगनेंसी ना एक दफ़ा ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करा लें। तो सबसे ज़्यादा मसला जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, टिश्यू ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, पॉकेट बन जाती है, उसमें फूड जमा हो जाती है, वो मसला करती रहती है। तो रिसर्च सेज़ कि अगर आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पेरिडोन्टल डिजीज़ या गम की बीमारी होगी, तो आपका जो बेबी जो है वो लो बर्थ वेट हो सकता है, अर्ली बर्थ हो सकती है, इस तरह के मसले आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंशन बेहतर तो ये है कि हम स्केलिंग करा लें। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, इसको क्लियर कर लेते हैं मज़ीद, ये स्ट्रेस जो है ना वो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल शॉट पे एक कोशिश करते हैं उनका जो प्रॉब्लम को रिलीव करते हैं, जो पेन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसकी वजह से उनका स्ट्रेस कम आता है, वो यस, हार्मोन बिल्कुल। सिक्रीशन बेहतर हो जाती हैं और वो फिर ना डैमेजिंग नहीं रहता फॉर द डेवलपिंग फीटस। तो ये बेसिकली इसका है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम चाहेंगे कि बच्चों जब जो इन्फेंट पैदा होते हैं और उनके एक तो कॉमन है कि लोग कहते हैं एक ही दांत आते हैं, 2 टूथ सेट ऑफ टीथ आते हैं। ब्रशिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जब बच्चे का पहला दाँत आता है, तब से आप उसको हाइजीन मेंटेन सिखाएँ। पहले क्या होता है, बच्चा तो नहीं कर पाता, 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक वो ब्रश तो नहीं कर सकता। तो एक गैजेट आता है जिसमें बना होता है, उससे आप उसको क्लीन करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो एक बच्चा जो 6 महीने से देख रहा है कि मुझे दाँत कैसे साफ़ कराए जा रहे हैं और सर्टेन एज लाइक 3 या 2 इयर्स जब वो एबल हो जाए कि खुद ब्रश उठा के कर सके, तो वो उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे दाँत साफ़ रखने हैं। और दूसरा जो मैंने मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी है वो है बॉटल कैरीज़, नर्सिंग बॉटल कैरीज़ जो फीडर पीते हैं ना बच्चे। बेबी बॉटल। हाँ, बेबी बॉटल कैरीज़। तो फीडर पीते हैं, सोते वक़्त पीते हैं और सो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, मिल्क जो होता है दाँतों को लगा होता है और जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो उस पे फ़ीड करते हैं और जो उनका एसिडिक सीक्रेशन होती है उससे डिके हो जाते हैं, दाँत ख़राब हो जाते हैं और बच्चे अब क्या कर सकते हैं उसपे, वो इतनी स्पीड से फैलती हैं कि एकदम 6 महीनों के अंदर पूरे दाँत ख़राब हो जाते हैं। बॉटल कैरीज़ उसको हम बोलते हैं।
तो ज़ाहिर है हम हाइजीन बच्चे को सिखाएँगे तभी जाके वो बच्चा अपनी हाइजीन को खुद केयर कर पाएगा। अच्छा, एक मिथ और भी है कि अक्ल दाढ़ निकालने से अकल चली जाती है। तो विज़डम टूथ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ज़रूर बात बताएँ लोगों को। हाँ, ये इससे पहले भी एक्टिविटी में हम यही डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास ये आते हैं, आप अक्ल दाढ़ नहीं निकालना चाह रहे क्योंकि 100 में से आई थिंक मोर देन 80% क्या होता है, ये दांत आपके जो दांत बेसिकली आता है 18 इयर्स के बाद है, जो मैं अपने पेशेंट को काउंसल करता हूँ। और दूसरा, इनका कोई रोल नहीं है आपके थर्ड मोलर जिसको हम कहते हैं मेडिकल वर्ड में, उनका ऑक्लूजन में एज़ सच कोई रोल नहीं है। क्या होता है, आपके पहले दांत के इरप्शंस, जैसे पहला हमारा फर्स्ट मोलर जिसको हम कहते हैं ना, वो 6 इयर्स में परमानेंट आपका इरप्ट होता है और आपका अपर का सेंट्रल इंसाइज़र। तो 12 इयर्स तक जो नोला स्टेज है, जो हमें हमारी टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, सारी इरप्शन आपकी डेंटल हो जाती है, जो फंक्शनल ऑक्लूजन के लिए रिलेटेड है। इसके अलावा जब आपका जो थर्ड मोलर जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, वो आता है 18 से 24 साल, 25 साल या 15 साल के बाद उनका एक टर्म दिया गया है। तो बेसिकली जो आर्च की स्पेस है ना, क्योंकि माशाल्लाह सर प्रोफेसर हैं और ऑर्थोडोंटिक हैं, तो उनका तो आइडिया है, क्योंकि वो पूरी जो आर्च यूटिलाइज़ हो जाती है, तो इतनी स्पेस मिलती नहीं है। बहुत ही रेयरली उनका आइडियल दाँत अपनी प्लेस पे आता है, अदरवाइज़ वो या तो मेलालाइन होता है, या बोन के अंदर होता है, या कुछ सॉफ्ट टिश्यू में बाहर आता है, कुछ अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल इम्पैक्शन कहते हैं, ठीक है? या सॉफ्ट टिश्यू और बोनी मिक्स्ड इम्पैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से तो वो चीज़ क्या होती है, इनको ये होता है अकल दाढ़ हम ना निकालाएँगे, जो हमारे पास पेशेंट है हमारा अकल चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में आपको नुकसानात होते हैं। वहाँ आपका प्लाक एक्यूमुलेशन होती है, कैलकुलस एक्यूमुलेशन होती है, आपका इन्फेक्शन इज़ गोइंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम द लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। तो वो आपका अपवर्ड भी जा सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग आपकी डेंटिशन है, वो उसको ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको अगर इस तरह का कोई पेन हो या इन्फेक्शन हो रिगार्डिंग थर्ड मोलर, तो आपको वही मैं सजेशन दूँगा, अर्ली आपको एक्सट्रैक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर कोई प्रोसीजर करना या कोई हेल्पफुल भी नहीं होगा। दूसरा, ये कोई आपकी एस्थेटिक में हेल्प नहीं करता, दूसरा वो कोई आपकी फंक्शनल में, अनलेस किसी के आपके टूथ टीथ कंप्रोमाइज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड मोलर आपने एक्सट्रैक्ट करवा लिए हैं, तो उन कंडीशन में आपको उनको सेव करना या अपनी पूरी पोज़ीशन पे लाना या उनकी लाइक रूट कैनाल करना, तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि कोई ऐसा दाँत हो ना जो आपके मैस्टिकेटरी लोड को भी बेयर कर पाए। बस यही मैं ऐड तो करना चाहूँ। बेसिकली साबित ये हुआ अक्ल दाढ़ का ना अकल से ताल्लुक नहीं है। तो ठीक एक है? और पॉइंट ऐड करूँगी कि इसको हम बोलते क्यों हैं अकल दाढ़? क्योंकि बाकी जो भी हमारे टीथ हैं वो 12 साल तक आ जाते हैं। ये एक ही दाँत है जो 18 में आ रहा है या उससे भी बाद में आ रहा है। तो इसको रिलेट किया गया है कि जब बंदा मैच्योर हो रहा है, उसको अक्ल आ रही है, तब ये दाँत आ रहे हैं। इसलिए उसका जबकि नाम विज़डम टूथ पड़ हाँ, गया। इसलिए उसका नाम विज़डम टूथ और है। जब व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट, मतलब जब भी इसमें दर्द होगा या मसला करेगा, आप इसको निकाल देते हैं। इसका वो जैसे कहा, चबाने वाने को खास रोल नहीं है, आप 18 साल से पहले भी खा रहे थे और उसके बाद भी खा सकते हैं इसके बगैर। तो इसलिए जब भी इसमें प्रॉब्लम होगी, हमेशा पहली चॉइस 90% टाइम पे, अंटिल की एक कंडीशन है जिसमें कि आगे के सारे दांत गायब हैं और वो दांत मौजूद है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो भी तब ये हेल्दी है तो। अदरवाइज हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में और बहुत से दांत खराब हो जाते हैं। लास्ट हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ऑडियंस से भी ले लेंगे कि भाई एक हेल्दी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए डेंटिस्ट की तरफ से क्या-क्या एडवाइसेज़ हैं कि उनको डेंटिस्ट का विज़िट कब तक करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, फ्लॉस एंड माउथ वॉश, और फिर मंजन एंड टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, इन सब पे मैं चाहूँगा कि बारी-बारी कमेंट कर लें कि भाई, ताकि पब्लिक को पता चले कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कि घर से ही स्टार्ट करते हैं, उनकी बोलते हैं कि आप अपने घर में जो हैबिट्स हैं वो बेहतर करें। कोशिश करें जो मीठी चीज़ें थोड़ा-सा उनको अवॉइड करें। अगर खा रहे हैं आप, तो कोई उनका टाइम ऐसा रखें कि आप फ़ौरन ब्रशिंग की तरफ चले जाएँ। जैसे आप मील्स टाइम पे अगर आपने कुछ खाया है तो फ़ौरन आप मीठा ले लें, उसके बाद फ़ौरन ब्रशिंग वगैरह कर लें और कुल्ली-वुल्ली कर लें, ताकि वो चीज़ आपके माउथ में ना रहे ना, पीएच आपका जो मेंटेन ओरल रहे। हाइजीन मेंटेन जी, रखें, जी। खाने की हैबिट सही कर लें बिल्कुल। एक। और सेकंड ये कि कोशिश करें 6 मंथ्स में एक बार स्केलिंग करवा लेना। 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ आप जो है वो डेंटिस्ट का विज़िट करें, चाहे कोई। ट्वाइस अ ईयर हाँ, डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं जी, और स्केलिंग करा स्केलिंग सकते हैं, एडवाइस जैसे करें। दांतों की प्रोफेशनल जी, सफाई होती है। ये बाकी फ्लॉसिंग के हर डिनर के बाद फ्लॉसिंग करें, लंच के बाद फ्लॉस होता है फ्लॉसिंग। एक डेंटल धागा कहते हैं हुँ। आसान उर्दू में, और वो दांतों के बीच से अब उसी को देखिए, साफ करता है। पहले तो धागे की शेप में आता था, थोड़ा-सा हाँ, मुश्किल अब होता था। अब थोड़ा देखिए ब्रॉड हो हुक, गया। हुक फॉर्म में भी आ गया फ्लॉस, तो हाँ, हाँ, उसको कैरी करना थोड़ा आसान है। वो छोटी सी पॉकेट में जी, रख जी, लेते हैं और बिल्कुल। साथ लेके चल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि एक तो फिर साल में 2 दफ़ा विज़िट हो गया। जो ब्रश है वो कितनी देर करना चाहिए, कितनी जगहों पे करना चाहिए, दाँत है, मसूड़े हैं, ज़बान है, मुँह की छत है। तो ये जो टूथब्रश हमने बनाया और एक मसवाक भी होती थी ये भी,
तो ये कितनी देर तक करना चाहिए टूथब्रश, और टूथपेस्ट कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और कौन-कौन सी सरफेसेस को ब्रश करना चाहिए? आप ये बिल्कुल जो भी आपने क्वेश्चन अभी किया मैं यही इस पे ही बात करना चाहूँगा क्योंकि जो ब्रशिंग हैबिट है पहले तो ये है मैं अपना जो एक्सपीरियंस मेरे पास जो पेशेंट आता है ना अगर वो मुझे कहता है मैं 1 बार दिन में करता हूँ तो मैं उसको 2 बार की एडवाइस देता हूँ। अगर कोई 2 बार कहता है तो मैं उसको 3 बार की कहता हूँ। क्योंकि आप अगर य एकदम से एक बंदा कर भी नहीं रहा उसको अगर 3-4 टाइम कहेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो मैं उसको ऐसे प्रोग्रेसिवली वैसे आइडियल आपको एवरी मील आपको ब्रश करना ज़रूरी है, वो विदिन 2 मिनट्स, ज़्यादा नहीं और आपके जो स्ट्रोक्स होने चाहिए वो सर्कुलर मोशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऐसे जैसे काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, वो कह रहे हैं जो हम जैसे दीवार से कलर उतार रहे हैं, वो कह रहे हैं सफ़ेद चाहिए होते हैं दाँत। ऐसे भी हाँ। उसमें क्या होते हैं आपकी सर्वाइकल कैरीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए और दूसरा मैंने कुछ एक कोई रिपोर्ट पढ़ी थी शायद अफ्रीकन की या क्या, वो क्या कहते थे वहाँ पे वो जो डेंटिफ्राइज़ जिसको हम टूथपेस्ट कहते हैं ना, वो उनके सिवा खाली ब्रश करते थे। क्योंकि वो भी एक ज़्यादा एसिड है ना, डीमिनरलाइज़ेशन प्रोसेस होता है, तो वो क्या कहते थे एवरी मील क्या कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी का भी फूड लेते थे ना, वो खाली ब्रश लगा अपने जो फेस पे जो टीथ है ना, उन पे करते वो उनका रीज़न ये होता था तो यहाँ पे कोई ऐसी लेयर है ना जो स्टिकी आपके दाँत पे ना रहे, तो उनके सबसे हेल्दी दाँत हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप 2 टाइम्स विद टूथपेस्ट ब्रश कर रहे हैं, तो एक सिंगल टाइम विदाउट टूथपेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई और दूसरा इसके अलावा ये और जो रेगुलर माउथ वॉश इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँ नॉट मेडिकेटेड माउथ वॉश। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, हम उनको मेडिकेटेड कोई रीज़न होता है, इन्फ्लेमेशंस हो गई, कोई भी रीज़न होगा क्योंकि वो आपकी स्टैनिंग मज़ीद करवाते हैं माउथ वॉश। 15 डेज़ के ज़्यादा आपको माउथ वॉश यूज़ नहीं करना है या अनलेस 1 मंथ या कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है उसमें आप ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में रेगुलर आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो भी आपको ब्रश करना है वो सिर्फ़ आपकी जो एक्सपोज़ व्हाइट पार्ट टूथ का है ना, उसको नॉट सॉफ्ट टिश्यू, जिंजवा को आपको स्ट्रोक नहीं देना ब्रश का। और वो लेस देन 2 मिनट या विदिन मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर ही आपको ब्रश पूरी टाइमिंग यही है। ओके, थैंक यू। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। अब पीछे देखेंगे तो लोगों को इतने केरीज़ या इतने दाँतों के मसले नहीं हैं और हमारी सुन्नत में भी मिसवाक था। मगर अब हमारे लिए मिसवाक फ़ंक्शनल नहीं है क्योंकि हमारी डाइट डिफ़रेंट हो गई है और डाइट डिफ़रेंट है तो दाँतों के मसले भी डिफ़रेंट हो गए हैं। हम मीठा बहुत खाते हैं और हम सफाई का उतना ख़्याल नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ब्रश आप वो लें जो बिल्कुल आपके बालों की तरह नरम हो। हम ब्रश वो लेते हैं जो बिल्कुल हार्ड होते हैं, जैसे बिल्कुल एक फ़ाइट चल रही है, दाँतों के साथ इसको रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ। तो क्या होता है दाँत घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं। उससे क्या होगा कि आपके दाँत व्हाइट तो कभी भी नहीं हो सकते। दाँत व्हाइट होना दाँत सही होने की निशानी नहीं है। वो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। कुछ लोगों के टीथ बहुत व्हाइट होते हैं, कुछ लोगों के टीथ थोड़े से येलोइश टिंटेड और इस तरीके से होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आपके दाँतों के देखें कुछ आपको सामने से नज़र आ रहे हैं, कुछ उसके पीछे हैं, लिंगुअल और पैलेटल हो गए, कुछ ऑक्लूजन है, जैसे चबाने वाली हाँ, सतह। चबाने वाली पीछे से और कुछ हो गए सॉफ्ट टिश्यूज़। मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ये मेरी पर्सनल वो है ऑब्ज़र्वेशन कि आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ दोनों को क्लीन करना चाहिए। मैं हैलिडोसिस का इश्यू बहुत कॉमन है दिस जनरेशन डाइट की वज़ह से अगेन। बैड ब्रेथ ऑफ माउथ। बैड ब्रेथ बैड ब्रेथ तो वो अब पेशेंट कह रहा है मैं 3 दफ़ा ब्रश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जो है ना मुँह से स्मेल आ रही है, क्यों? वो अपने टंग को क्लीन नहीं करता, ठीक है? टंग पे बैक्टीरियाज़ फूड एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बैड ब्रीथ होती है। ज़बान को ब्रश लाज़मी करें और बिल्कुल सॉफ्ट रखें, लड़ें नहीं, ठीक है? सॉफ्ट हाथ से जो है ना पैलेट को भी साफ़ करें, गम्स को भी साफ़ करें, रगड़ें नहीं, बस वो एक जो लेयर है ना, फूड की जो लेयर बन रही है उसको क्लीन करें और कोशिश किया करें कि दाँतों के जैसे पैलेटली ऊपर वाले दाँतों के पीछे वाला हिस्सा और नीचे वाले दाँतों के अंदर वाला हिस्सा, उसको क्लीन किया करें। एक मेरी पेशेंट आई थी उसके दाँत बहुत साफ़ थे, पर लिंगुअली जो एंटीरियर के दाँत है उसमें पत्थर जमा हुए थे। वो क्यों थे? क्योंकि हमारे सलाइवा पूलिंग होती है, वो गटर एरिया है, डीप-इन है, तो वहाँ पे कांस्टेंट सलाइवा हमारी पूलिंग रहती है। उसकी वजह से मिनरल्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, थोड़ी भी आप हाइजीन का ख़्याल नहीं करेंगे तो वहाँ पे कैल्कुलस जमा हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट ये कि आफ्टर एवरी मील आप ब्रश नहीं कर सकते, जो रिकमेंडेड हैं स्टैंडर्ड में। तो आप क्या करें? आप अपनी स्नैकिंग को कम कर दें, ठीक है?
आप अगर कुछ खा रहे हैं तो एक दफ़ा में खा लें और उसके बाद ब्रश कर लें। अगर ब्रश नहीं कर सकते, आप बाहर हैं कहीं, तब आप क्या करें? आपको सॉल्यूशंस तो पता होने चाहिए। तब आप अच्छे तरीके से कुल्ली करें, ताकि वो जो भी एक्सेस मटीरियल जितना भी पानी से निकल सकते हैं 3 से 4 दफ़ा कुल्ली से वो निकल जाए। और ज़्यादा ब्रशिंग, जो मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ब्रशिंग के साथ, ब्रश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ऐसे नहीं करें। ब्रश भी आपके दाँतों को घिसा रहा है। आप 3 दफ़ा ब्रश करें या आफ्टर एवरी मील करें या बार-बार कुल्ली करें। जो भी खाएँ, अगर आप स्नैकिंग करते हैं तो आप कुल्ली कर दें, साफ़ कर दें, आपकी हाइजीन 90% बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। थैंक्स। तो उसका हम कंक्लूजन करते हैं, फिर कुछ सवालात ले लेंगे। एक तो ये कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए आपको, ताकि क्योंकि डिज़ीज़ प्रोसेस है ना, वो तकरीबन डेंटिस्ट्री में 6 से 8 महीने लेता है डेवलप होने में, कैरीज़ होने में, कीड़ा लगने में। वो डॉक्टर कैच कर लेगा तो अर्ली इसको रोक लेगा या ट्रीट कर लेगा। सेकंड कि ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए, तो प्रेफरेबली ब्रेकफ़ास्ट के बाद, खाने यानी नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद सोने से पहले। ये करना चाहिए ब्रश। 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। 4 सरफेसेस हैं जिसमें टीथ, इसकी तमाम सरफेसेस शामिल हैं, मसूड़ा, ज़बान, जो टूथब्रश है उसकी बैक साइड जो है ना वो टंग स्क्रैपर होती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है, और फिर रूफ ऑफ द माउथ जो कि सॉफ्ट टिश्यू है। यहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर-अंदर ब्रश कर लें और फिर थोड़ी देर उसका जो झाग बनता है टूथपेस्ट का उसको लगा रहने दें और फिर कुल्ली कर लें। तो आपको ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे फ्लॉस इस्तेमाल करेंगे, जो कि दाँतों के बीच की सतह को जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको साफ करने के लिए मदद करती है। ये छोटे माइक्रो ब्रशेस भी आते हैं, केस टू केस वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। और ये वैक्स टूथ कहना चाहिए फ्लॉस होने चाहिए आपके पास। माउथ वॉशेज़ जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि सबसे बेस्ट मेरे नज़दीक है कि सिंपल वार्म सलाइन माउथ वॉश बहुत अच्छा माउथ वॉश है। मेडिकेटेड माउथ वॉश जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस ड्यूरेशन से हट के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये स्टेनिंग कॉज करते हैं, ये टेस्ट डिस्कलरेशन का टेस्ट डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो इसलिए ये नॉर्मली रूटीन में लॉन्ग रन के लिए रिकमेंडेड नहीं होते, सिवाय पर्पसफुली जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब तक के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम ये करते हैं, और ब्रशिंग बच्चों में जिस दिन दांत निकल आए और उससे पहले जब फीडिंग कर रहे हैं तो उसके गम पैड हम कहते हैं, तो उसके भी है ना, जैसे पेसिफायर यूज होते हैं या हाथ से ब्रश से उसको हल्का सा साफ करके मसाज कर देना चाहिए। एक और आखिरी चीज मैं एडवाइस करूंगा कि हर 6 महीने में विजिट करने का फायदा ये होता है कि बच्चों की जो सीक्वेंस ऑफ इरप्शन है, दांतों की एज जो इरप्शन की है वो नजर में रहती है। नॉर्मली 6 साल की उम्र से दांत का दूसरा सेट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और 6 से 12 में हम कहते हैं मिक्स्ड एडिशन, यानी कि दूध के दांत भी मौजूद होंगे और परमानेंट होंगे। तो 6 से 8 में कुछ दांत आएंगे, 8 से 10 में कुछ नहीं होगा नॉर्मली, फिर 10 से 12 में दांत आएंगे और फिर 18 में विजडम आएगा। ये नॉर्मल है। इसमें 6 महीने की वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। कोई गुड ग्रोअर होता है, कुछ बैड ग्रोअर होता है, लेकिन ये याद रखें, कल भी मेरे पास केस आया, जिस टाइम पे आपका परमानेंट टूथ की झलक नजर आ रही है स्किन के नीचे से, आपके दूध के दांत को जगह छोड़ देनी चाहिए। Yes. और राइट एंड लेफ्ट में 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस। राइट का जो दांत निकला उसका मिरर इमेज वाला दांत ऑन द लेफ्ट साइड वो विद इन 6 मंथ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चनेबल है, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड कर रहा है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। इसी तरह एक कॉमन मिथ लास्ट है आगे, वो है कि ब्रेसेस एट एनी एज कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि 6, 9, 11 में दिखा दें, लेकिन 80 साल में भी कर सकते हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें सही होती हैं। अगर ऑडियंस के पास तमाम एपिसोड के बाद कोई सवाल है जहन में, उनकी मिथ है, कोई एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहे तो हम उनसे सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ का बस पूछना था कि हमारे पास व्हाइट टीथनिंग पैचेस आते हैं, स्ट्रिप्स आती हैं, तो उसका क्या रोल होता है? आर दे हेल्पफुल? ओके, मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप लोग जवाब देंगे। अच्छा देखें, दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक वो होता है कि ओवर द काउंटर थिंग्स हैं जो मौजूद हैं, आप जाएंगे वो मिल जाती हैं, और एक है प्रोफेशनली अप्लाइड जो कि प्रिस्क्राइब आती है डॉक्टर की तरफ से। तो जो ओटीसी है उनका कोई खास रोल नहीं है, वो अगर टेम्पररी आपको लगेगा वाइट होंगे, एक्चुअली वो कोई इफेक्टिव नहीं होती। इसकी कोई एक साइंस है, उसका एक मैकेनिज्म है। तो अगर प्रोफेशनली अप्लाइड टीथ वाइटनिंग कराते हैं तो जो टीथ वाइटनिंग का रिजल्ट अचीव होता है वो 30% रिग्रेस करेगा नेक्स्ट 5 ईयर बेस्ड ऑन योर ईटिंग हैबिट। अगर आप कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें जो स्टेन कॉज करती है ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 50% डिफरेंस थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रहेगा। तो टीथ वाइटनिंग बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। जो इसमें कॉमन क्वेश्चन है कि दांतों को हार्म करता है या कमज़ोर करता है, बिल्कुल नहीं करता है। कोई स्टडी सपोर्ट नहीं करती इस बात को कि स्ट्रेंथ में, हार्डनेस में, किसी भी चीज़ में वो कमज़ोर होता है। और टीथ एक साइंटिफिक मैकेनिज्म के तहत वाइट हो जाते हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि इफ़ यू नीड के आप फील करते हैं कि भाई आपको टीथ वाइट कराने हैं, तो टीथ वाइटनिंग एक अलग प्रोसीजर, और उसको स्केलिंग या दांतों की सफाई से मैच नहीं करना चाहिए। स्केलिंग या टीथ क्लीनिंग जो है ना वो सरफेस डिपोजिशन को हटाती है, और टीथ वाइटनिंग सरफेस टूथ स्ट्रक्चर को वाइट कर देती है। तो ये दो अलग प्रोसीजर हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है, और ओटीसी में कोई इफेक्टिव रोल नहीं है सिवाय इसके कि वो आपका थोड़ा सा पैसा ज़ाया हो गया। और हो सकता है कि वो लोग करते हैं ना घर पे टोटके लगाते हैं, लेमन वगैरह मिक्स करके भी कर लेते हैं, वो इस तरह का इफेक्ट आएगा, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं। सही इफेक्ट प्रोफेशनली अप्लाइड
टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर से है। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने कहा है कि 6 मंथ में एक बार स्केलिंग करनी चाहिए। स्केलिंग से सेंसिटिविटी होती है, तो अगर साल में 2 दफ़ा स्केलिंग होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी? आप बोलेंगे या अ, ये एक जो 6 मंथ्स में स्केलिंग करवानी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है, आप स्केलिंग नहीं करवाएँ। अनटिल एंड अनलेस आपको नीड नहीं है, ठीक है? जैसे सर ने कहा कि व्हाइटनिंग और डिपोज़िशन रिमूव यानी कि स्केलिंग में डिफ़रेंस है। पेशेंट सोचता है कि मुझे दाँत सफ़ेद करवाने हैं, तो वो स्केलिंग करवाता है। उसकी वजह से जो एक क्वालिफ़ाइड अच्छा डेंटिस्ट नहीं होता या जहाँ अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही, वो अपने पैसे बनाने के लिए या पेशेंट को खुश करने के लिए स्केलिंग करता जाता है, जहाँ पे नीड भी नहीं है। स्केलिंग जो टिप है, हमें सिर्फ़ कैलकुलस या डिपोज़िशन पे लगानी है, नेचुरल टूथ पे नहीं। अगर नेचुरल टूथ पे लगेगा तो सेंसिटिविटी होगी और स्केलिंग के बाद एक प्रोसीजर है जो लाज़मी करना चाहिए, वो है पॉलिशिंग, ठीक है? जिससे जो रफनेस आ गई है, वो स्मूथ हो जाए और सेंसिटिविटी ना हो। मैं इसमें और चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए अगर स्केलिंग क्यों कराते हैं, वो एक बीमारी का इलाज है ना। अगर आपको बैड ब्रेथ है, ब्लीडिंग गम्स है, स्वेल गम है, आपकी मसूड़े में कोई चीज़ फंसी हुई है, तो फिर स्केलिंग रिक्वायर्ड होती है। सेंसिटिविटी कब होती है? जब आप देखें इनेमल जो टूथ का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, स्किन, हेयर्स और नेल्स, ये सब सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप नेल कट करते हैं, आपको दर्द नहीं होता। इससे सो बेसिकली पीछे जेनेटिकली एक ही जगह से, एम्ब्रोलॉजिकली एक ही जगह से ड्राइव नहीं है। इनकी जो सेकंड लेयर है ना, उसमें सेंसिटिविटी होती है और रूट्स के ऊपर सेंसिटिव होता है। अगर मसूड़ा उतरेगा और रूट इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाएगी, तो उसके ऊपर क्या होता है, फूड जमा हो के वो छुप जाती है। जब हम वो फूड हटाते हैं, तो सडनली रूट जो है ना, वो इन्वायरमेंट पे एक्सपोज आती है और सेंसिटिव शुरू आती है। तो फिर उसका इलाज सेकेंडरी है कि उस जगह पे कुछ जगहों पे फिलिंग के ज़रिए, कुछ जगहों पे कुछ हम सरफेस डिपोज़िशन के ज़रिए इसको कवर कर लेते हैं। तो सेंसिटिविटी स्केलिंग की टेम्परेरी कंप्लेंट ज़रूर है, ठीक है? व्हिच शुड नॉट बी लास्ट मोर देन अ वीक, ठीक है? और उसके लिए हम टूथपेस्ट, और अगर सेंसिटिव इस वजह से कि आपकी रूट एक्सपोज है या आपकी इनेमल हट गई है, आउटर लेयर जो बेजान है वो हट गई है और नीचे की सेकंड स्किन जिसे हम डेंटिन कहते हैं वो आ गई है, जो कि सेंसिटिव होती है, तो उसको फिलिंग के जरिए कवर करते हैं। तो हम कॉस्ट को दूर कर देंगे, आपका मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन स्केलिंग बहुत सबसे मसला है कि जो दुनिया में अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निकालें, कॉमनेस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिंजिविटिस, ठीक है? सबसे कॉमन डिजीज है ये, और ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। तो इसलिए जब भी आपको नीड है कराएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराएंगी तो आपके दांत, क्योंकि साइलेंटली बढ़ती है आगे, होगा कि वो दांत मसूड़े को खाता चला जाएगा और एक दिन आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। बदकिस्मती हमारी सोसाइटी एक और है कि जब तक दांत में दर्द नहीं होता ना, या मैं सो आम उसमें कहता हूं, जब तक हार्ट अटैक नहीं होता ना, लोग समझते हैं हमारा हार्ट सही चल रहा है। हार्ट अटैक होने का ना वो एक दिन निशानी है पिछले 10-15 साल की लापरवाही की। तो इसी तरह दांत का गिरना, क्योंकि पेनलेस है सारा प्रोसेस, तो लोग अपने एक दिन हिलता है, हमारे पास लोग आते हैं दांत हिल रहा होता है पूरी तरीके से, उसकी ग्रेडिंग है हमारे पास, और कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमारा दांत तो बिल्कुल सही है, दर्द नहीं कर रहा। तो दर्द इन्फ्लेमेटरी साइन में से एक साइन है, ज़रूरी नहीं कि वो हो। तो सूजन होना, रेडनेस होना, ये भी इन्फ्लेमेटरी साइन है। तो ये हम सब एज़ अ डॉक्टर समझ सकते हैं। तो रेडनेस हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, बैड ब्रेथ हो जाए, मोबिलिटी हो जाए, ठीक है? ये इंडिकेशन है कि आपके टीथ को अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो एज़ पर नीड, एज़ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर या डेंटिस्ट, आपको ज़रूरत है करें। सेंसिटिव टेम्परेरी कंप्लेन है, जो हर प्रोसीजर कुछ ना कुछ छोटी-सी कंप्लेन होती है, वो सही हो जाती है। तो वो इंशाल्लाह ताला उसके बाद सही हुआ और उसके अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे एक क्वेश्चन ये करना है कि फ्लॉसिंग के बारे में एक मिथ है शायद कि फ्लॉस करने से दांतों में गैप आ जाता है। तो नॉट श्योर अबाउट इट, उसका पूछना था। और फ्लॉसिंग कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए और प्रॉपर मेथड क्या है इसका? अच्छा, 3 बड़े सवाल हो गए। अच्छा, देखिए फ्लॉस जो प्रॉपर फ्लॉस जिसे हम कहते हैं धागा और वैक्स्ड होना चाहिए। वो फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल एकदम धागे की तरह पतला नहीं होना चाहिए। कॉमनली जो गैप आता है वो टूथपिक से आता है। अगर हार्ड स्ट्रक्चर को, जैसे टूथपिक चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो वुड का हो, वो आप बार-बार एक जगह पे डालेंगे फूड निकालें तो वो जगह बड़ी होती चली जाएगी। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, उस जगह खराब कर रही होती है। फ्लॉस जनरली स्पीकिंग वो नहीं करता है, लेकिन इस फ्लॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी? मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मसूड़े नीचे चले गए या दाँत के साइड में कैविटी हो गई और गैप आ गया। तो इसी वजह से चीज़ें फूड फँसनी शुरू होती है। तो जब आप अगेन रीज़न को दूर कर देंगी, आपका ये फ्लॉस का मसला नहीं रहेगा। तो फ्लॉस एज़ पर नीड करना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जान लगा के नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए कि यार आप बिल्कुल उसको टिश्यू को ना उसके ज़रिए काट दें। तो ना सॉफ्ट वे में करना चाहिए। और एक आता है सुपर फ्लॉस, तो वो मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फ्लॉस की क्वालिटी है फ्लैट हो, वैक्स हो। तो एज़ पर नीड आप रोज़ भी करें, कोई इश्यू नहीं है। या फिर इंटरडेंटल ब्रशेज़ आ जाते हैं। या तो उस स्पेस को आप फिल करवाएँ फिलिंग के ज़रिए, अगर वो दाँत के स्ट्रक्चर लॉस की वजह से स्पेस बना है या मसूड़ा नीचे हुआ है तो उसके लिए भी प्रोसीजर अवेलेबल है। या फिर आप
प्रॉक्सिमल वो करें, ब्रशिंग करें या फ्लॉस करें, तो आप रोज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है वो कॉज़ पूछना चाह रही हूँ मैं, जो कैविटीज़ का होता है, इज़ इट स्ट्रिक्टली एनवायरनमेंटल कि आप जो है वो एनिमल कम हो रहा है या हार्ड ब्रशिंग हो रही है या मल्टीपल टाइम्स स्केलिंग हो रही है, और इज़ देयर एनी जेनेटिक कंपोनेंट टू इट एज़ वेल? सो बेसिकली तो आप फैमिलीज़ आती हैं, कहते हैं ये इनके ख़ानदान में ऐसा था, ठीक है ना? तो एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक दोनों का रोल ज़रूर है। ये आप एक प्योरली, लेकिन मोर लाइकली अभी एनवायरनमेंट ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है। देखिए ना, एक ही घर के जीन्स जो हैं वो सारे भाई-बहन हैं। एक भाई को कैरीज़ हो जाए और एक को ना हो, तो सारा ब्लेम आप जीन पर नहीं डाल सकते ना। तो एनवायरनमेंट है, और नॉर्मली इसकी वजह बहुत सारी में से कॉमनेस जैसे का कि अच्छी ब्रशिंग ना करने से फूड जमा होना, फूड में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया 2 तरह के डोमिनेट कर सकते हैं नॉर्मल फ्रेंडली बैक्टीरिया से हटके। या तो कैरीज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया डोमिनेट करेंगे तो आपको कीड़ा लग जाएगा दाँत में, और अगर गम डिज़ीज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया डोमिनेट करेंगे तो आपको गम्स की बीमारी हो जाएगी। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन फीमेल में गम्स की ज़रा ज़्यादा है और मेल्स में कैरीज़ की ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये कि ये हो नहीं सकती। दूसरा, तेज़ और जान लगा के ब्रश करने से उससे दाँत की लेयर घिस जाएगी, तो उसे हम कहते हैं एफ फ्रैक्शन, इस तरह के नाम है उनके, टेक्निकल टर्म है। वो भी एक कैविटी की फॉर्म है। फ्रैक्चर भी एक कैविटी की फॉर्म है। कीड़ा लगना भी एक कैविटी की फॉर्म है। तो बहुत सारे रीज़न है इसकी वजह से ये हो सकता है। एक जेनेटिकली आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है, मिनरल डिपोज़िशन उसकी नेचुरली भी कम हो सकती है, वो भी प्रोन हो जाता है। सारे ट्रीटेबल हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप टाइमली डेंटिस्ट के पास चले जाएँ और उसे करा लें, तो फ़ायदा हो जाता है। टेम्परेरी कंप्लेन थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम केसेज़ में होती हैं और ज़्यादा नहीं, सेंसिटिव कॉमन है। सर यूजुअली बहुत से लोगों से सुना भी और देखने में आया है कि ब्रेसेस लगाने के बाद जब उनकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, तो उन्हें बहुत डेंटल प्रॉब्लम्स फिर फर्दर लाइफ में होती रहती हैं। लाइक रूट कैनाल जैसी कि उन्हें करवानी पड़ती हैं, या उनके दाँतों के साथ कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं, सेंसिटिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उनकी जो डाइट होती है वो भी बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्ट, लोग कहते हैं कि हम अब ये नहीं खाते, ये फँस जाएगा। तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो ये क्या मिथ है, या सर मैंने तो देखे भी हैं ना ऐसे केसेस कुछ, तो तो आपका इसके एक बारे में? एक्सपीरियंस है कि ऑर्थोडोंटिक की ब्रेसेस जैसे कि लगाने के बाद लोगों के साथ, मेरा देखिए मैं खुद ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो अगर एक प्रॉपर ऑर्थोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट हुई है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, फिर तो ये सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि टीथ लाइन हो जाएंगे तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना आसान हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंट भी हो जाएंगे। किसी भी सूरत में एक अगर एक आइडियली जैसे ट्रीटमेंट को फिनिश होना चाहिए वो हुई है, तो जो आपकी जितनी कम है कोई भी एक पॉसिबल नहीं है कि वो हो सके, ना वो कैविटीज़ वहाँ ज़्यादा होंगी, ना वहाँ पे प्लाक कैलकुलस ज़्यादा खड़ा होगा, क्योंकि सब चीज़ें लाइन अप हैं। दाँत जब आगे पीछे होते हैं ना, तो एक ब्रश जो लगाते हैं तो आगे वाले दाँत में ज़ोर से लगता है ब्रश, और पीछे वाले दाँत में, आप लोग अपने अगर देखें, और जो दाँत इनका पीछे है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क स्टेन्ड होगा, और ऐसे जो दाँत आगे हैं। और आप अगर मुँह खोल के देखेंगे तो अंदर की तरफ की सरफेस, लोगों के सामने से दाँत चमक रहे होते हैं और अंदर से सब पीले पड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जो चीज़ सामने के तो नज़र आ रही है तो उसको ब्रश कर के लोग साफ कर लेते हैं। तो एक ब्रश अगर आपका एक अलाइन टीथ पे सही तरह से पहुँच रहा है, तो कोई रीज़न नहीं बनता कि ना वहाँ पे किसी भी तरह से कोई कैविटी या कुछ हो। और किसी आम आदमी के लिए भी अगर उसके दाँत में ब्रशिंग टेक्निक सही है, सबसे पहले आपको अपनी डेंटिस्ट से ना अपनी टेक्निक को मालूम करना चाहिए, आपको क्या सूट करती है। और प्रिस्क्राइब करेगा, 1-2 दफ़ा आप जाके उसको दिखाएँगे, वो गेस करेगा कि नहीं ठीक है, आपको ये सूट कर रही है, नहीं तो वो फिर चेंज करेगा। तो अल्टीमेटली एक टेक्निक आ जाएगी जो आपको सूट करती है। तो अगर आप अच्छी ब्रशिंग करते हैं, आपको ज़िंदगी भर कोई डेंटल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, विज़िट ज़रूर करना चाहिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम कहते हैं कि भाई 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए, 50 ईयर्स के बाद कोलोनोस्कोपी लाज़मी करा लेनी चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो हमें पता है कि उसको फिर उसके लिए अर्ली वो इंटरवेंशन वो आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे प्रोटोकॉल हैं। तो ये एक प्रोसेस होने में 6 महीने, रैम्पेंट कैरीज़ में तो 6 महीने में ना, नॉर्मल एक कैरीज़ एक कीड़ा में 18 महीने का प्रोसेस है, लेकिन रैम्पेंट कैरीज़ 6 महीने में हो सकती है। तो वो जो है ना आप इसलिए हम कहते हैं 6 महीने में पकड़ लेंगे और उसको फिर रोक लेंगे। और ख़ास तौर से जो मुझे वो है कि बच्चों के लिए ना ज़रूर उनको ना दिखाएँ, क्योंकि उसमें बड़ा निग्लेक्ट होता है और फिर ना वो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट हो जाती है। वो आपकी पॉकेट को भी भारी पड़ती है और बच्चों को मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको ज़रूर आप करें, तो ये इंशाल्लाह इस तरह से मामला सही रहेंगे। तो अगेन आप कमेंट करना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि हैलिटोसिस का काफ़ी ज़िक्र हुआ है इस दफ़ा ना, कि हैलिटोसिस के इश्यूज़ होते हैं, यंगस्टर्स में ज़्यादा हैं। तो देखें, हैलिटोसिस ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर ओरल हाइजीन मेंटेन ना हो उसकी वजह से हो। कभी-कभी होता है कि टॉन्सिल्स स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, या जीआईटी का इश्यू होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बैड ब्रेथ की कंप्लेंट्स आती हैं। तो एक एडवाइस ये है कि अगर कोई ऐसा इश्यू है किसी को, तो बेहतर है कि भाई ईएनटी और एक ना गट के डॉक्टर जीआईटी को भी वालों दिखाएँ, से जीआईटी को भी रब्ता दिखाएँ, करें, हाँ। ताकि वो आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स बेहतर कर सके और कुछ आपकी ड्रग्स के इंटरेक्शन में भी हो आते हैं वो। बस ये ऐड करना था मुझे। ऐसी ड्रग जो रेस्पिरेटरी उससे ना मेटाबोलाइज़ होती है, उनमें भी थोड़ा-सा आता है आपको ना वो। और दूसरा कि इसकी टेक्निकल टर्म अलग है, हैलिटोसिस जो है ना वो बैड ब्रेथ है, वो व्हिच कुड बी फ्रॉम ओरल कैविटी और जीआईटी और रेस्पिरेशन रीजन।
और हमारे जो स्पेसिफिकली ओरल डिजीज हो तो उसको हम कहते हैं फीटा और एक्स ऑरिस, उसकी टेक्निकल टर्म ये है, लेकिन चूंकि ये लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है तो मुंह से बू आना एक कॉमन हुआ, मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन वैसे बहरहाल तिलवा प्लाक कैलकुलस एक्यूमुलेशन है, फिर उसके बाद दवाएं हो सकती हैं और जीआईटी हो सकते हैं, सर रेस्पिरेशन। मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी, जैसे डॉक्टर ने कहा कि एनामल वीक होना, तो जो हमारी डाइट है ना उसमें एक तो कोल्ड ड्रिंक पीना फैशन भी हो गया है। जो कोल्ड ड्रिंक है वो हमारे दांतों की दुश्मन है, वो क्या करती हैं डीमिनरलाइजेशन करती हैं और हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और वो लोग जो कोल्ड ड्रिंक या ऐसे बेवरेजेस करते हैं, इनटेक करते हैं, उनकी इनेमल ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। और दूसरी पॉइंट कि वाई जिंजवाइटिस इज़ कॉमन इन फीमेल, और हमें कब जिंजवाइटिस की वजह से स्केलिंग करवानी चाहिए। क्योंकि फ़ीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है, तो मेंस्ट्रुएशन में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है जो गम्स की स्वेलिंग करवाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, जो विद साइकिल नॉर्मल हो जाती हैं विदिन वीक और 2। उसमें आपको स्केलिंग की नीड नहीं है। या प्रेगनेंसी में भी ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है और जिंजवाइटिस होने लगती है, वो नॉर्मल है। कैलकुलस की वजह से जब आपको जिंजवाइटिस हो, वो रहेगी परसिस्टेंट जब तक आप स्केलिंग नहीं करवाते। तो आप अपने आपके लिए या आपके आस-पास जो लोग इस बात पे कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे जिंजवाइटिस है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप देखें कि उनके हार्मोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं और उनको प्लाक है या नहीं। थैंक यू। और एक्सक्यूज़ मी, मैं भी मज़ीद एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो जनरल सबके लिए है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग मैरिड भी होंगे, या जो मैरिड नहीं हैं तो उनके घर में कोई छोटे बच्चे भी होंगे। तो हमारे पास जो टूथ लॉस होता है ना, बेसिकली उसके 3 टू 4 मल्टीपल रीज़न हैं। एक तो बच्चे हैबिट्स की आदत है थंब सकिंग की, उनके लिए भी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर ऑर्थोडोंटिक है, उनको पता है उनकी ग्रोथ में मॉडिफ़िकेशंस आ जाती है, चेंजेस, या तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, या नैरो हो जाता है, तो ओपन बाइट भी रहता है। कंटिन्यूअस थंब सकिंग की ये ब्रेक करनी चाहिए। दूसरा, जो टूथ लॉस होता है ना, उसके मल्टीपल रीज़न हैं। जैसे फॉर सपोज़ एट्रिशन हो गई, इरोजन हो गई, आपकी एब्रेशन हो गई और एब्फ्रैक्शन हो गई। जो टूथ लॉस होता है, जो हम कंटिन्यूअसली पैराफंक्शनल, जो जिसके हम हैबिट कह रहे थे ना, जो लोग स्ट्रेस में या सोचते हैं अपने दाँत को आपस में ग्राइंड कर रहे होते हैं, या सोते समय भी स्ट्रेस में आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि इसलिए भी कहा जाता है आप इसलिए 2 टाइम्स डेंटिस्ट को विज़िट करें। जो आपके इंसाइसल एजेस होंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे टूथ आपका लॉस होगा, जो मोस्टली कभी भी किसी को नहीं पता होगा अगर वो उस पे ना सोचे तो। तो इसका रीज़न ये भी होता है, वो उसकी वजह से जैसे आपका इनेमल लॉस होना शुरू हुआ, देन लीड्स टू, जैसे सर ने कहा, एक्सपोज़र हो जाती है, जैसे डेंटिन और रूट के पार्ट्स हैं, फिर भी आपको सेंसिटिविटी के इश्यू आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो वो मोस्टली जो आपके इरोजन का काज़ बनती हैं, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं और उसके अलावा तो उनका कम से कम यूज़ किया जाए, और उसके बाद आपको अपना माउथ क्लीन करना बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अगर वो आप नहीं करें, जो फिर आपके जो बच्चे होते हैं, एक तो वो शुगरी प्रोडक्ट्स, कैंडीज़ ये बहुत खाते हैं, तो कैरीज़ एक्टिविटी बहुत फास्टर रेट से ग्रो होती रहती हैं। तो इस वजह से इन चीज़ को भी आपको बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। ये एक जनरल गाइडलाइन है, जो सब इस चीज़ पे करें तो आपके हाइजीन इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहसिन हियर। सर मैं रेडियोलॉजी रेजिडेंट हूँ। मेरे पास ना ओपीजीज़ के लिए पेशेंट आते हैं, तो किसी पेशेंट से हिस्ट्री लेनी पड़ती है, तो वो कहते हैं कि हमने विज़डम टीथ निकलवाया, तो उसके बाद अब सुनाई देने में या मसला हो रहा है या टिनाइटिस शुरू हो गई है। तो हम मेस्टॉइड एयर सेल्स के लिए फिर एक्स-रे करके देखते हैं, तो उनके मेस्टॉइड नॉर्मल आ रहे होते हैं। तो इसका कोई रिलेशन है कि विज़डम टूथ निकलवाने से? वो सवाल का कट शॉर्ट बिल्कुल जवाब दें कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि Yes. विजडम एक्सट्रैक्शन जो है वो टिनाइटिस कॉज कर सकता है, तो उसका कोई लिंक बनता हुआ हमें आज तक प्रूवन तो नहीं, ना नजर से गुजरा है। हाथ से इसका ये जवाब ये है कि विजडम एक्सट्रैक्शन से टिनाइटिस ये कान का बजने का ताल्लुक नहीं है। तो अगेन एक अच्छा टॉक शो रहा आज। हमने लेमैन के हिसाब से बात की, हमारे साथ बहुत सारे फील्ड के डॉक्टर भी बैठे हुए थे और हमने कोशिश की कि हम सबको एक एजुकेट करें रिगार्डिंग के एक हम डेंटिस्ट्री की साइड में उनकी क्या विजिट होनी चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, कॉमन इश्यूज़ क्या हैं, मिथ क्या हैं, और इसके लिए मैं पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ, हमारे तमाम ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डॉक्टर सिराज डेंटल शो में जो है आए और सवाल का जवाब दिए और आम फहम आदमी में और आम लोगों के लिए उनके जहन में क्लियरिटी लेकर आए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।